Hey, hello, hi everyone. I hope you all are doing great and आपकी क्लैट की तैयारी जो है बहुत ही जोरों शोरों से एकदम अमेजिंग स्पीड में चल रही है। टाइम्स क्या होता है कई बार आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं इस क्लैट एग्जामिनेशन के लिए बिकॉज यू नो द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन चेंजिंग ओवर द इयर्स एंड अभी रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं इस एग्जामिनेशन को थोड़ा सा और जनरलाइज किया गया है ताकि स्पेशल लीगल नॉलेज ना होने वाले स्टूडेंट्स को भी ये एग्जाम अप्रोचेबल लगे डुएबल लगे। अब जो एग्जामिनेशन में जो चेंजेस हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए दो तीन बातें जो है वो मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बताना चाहता हूँ। ये वीडियो बेसिकली आपको सारे क्लैट एस्पिरेंट्स हैं जो कि कोई रेगुलर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं फिर भी या चाहते हैं तैयारी करना और उनको अभी कंफ्यूजन है कि अपनी तैयारी को किस तरीके से करना चाहिए, तो ये सारी उन सारे डाउट्स को ये वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए। साथ ही साथ मैं आपके लिए रिसेंटली करंट अफेयर से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो है उससे रिलेटेड अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पैसेज है वो भी मैंने डिजाइन किया है क्लैट के सैम्पल पेपर को ध्यान में रखते हुए, 2020 के क्लैट के पेपर को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि अलग अलग सेक्शंस हैं जिससे कि सवाल आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है अपना पहला सेक्शन इंग्लिश है, फिर जीके है, देन वी हैव लीगल अवेयरनेस, देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, राइट एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना नए पैटर्न के हिसाब से, वो ये कि जो भी पैसेजेस आएंगे आपको वो आपके करंट अफेयर्स से आएंगे। यानी कि आपको करंट अफेयर से अप्रेस्ड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। एक कोई भी गुड न्यूज़पेपर जो है, एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए, कोई एक इंडिया टुडे टाइप की मैगजीन है, कुरुक्षेत्र योजना टाइप की मैगजीन जो है उसको फॉलो करिए। अगर आप कोई मैगजीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि आप न्यूज वेबसाइट्स के आर्टिकल्स को थॉरली एवरीडे पढ़ें, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जो चीज अब की डिटर्मिनेंट बन गई है वो है रीडिंग स्पीड। बच्चे की रीडिंग स्पीड और बच्चा कितना ज्यादा अवेयर है, यही चीज है जो कि ये एग्जामिनेशन टेस्ट करता है। अच्छा, आखिरकार ऐसा क्या कारण हो सकता है कि क्लैट ने अपना पैटर्न जो है वो सडनली चेंज कर दिया? देखिए, क्लैट जो एग्जामिनेशन है उसके बाद आपको 5 साल तक रिगुलरली लॉ पढ़ना रहता है, रिगुलरली आपको लॉ पढ़ना रहता है। और लॉ सिर्फ पढ़ना ही नहीं रहता है, उसमें आपको पढ़ने के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी करना रहता है, राइट? सो यू विल हैव, फॉर से यू आर स्टडीइंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जिसमें 400 से ज्यादा सेक्शंस हैं, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, इंडियन पीनल कोड हो गया। तो यहाँ पे हर सेक्शन में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बातें आपसे बताई जाएंगी। तो आपको वो इंग्लिश को पढ़ना भी है, साथ में आपको उसका मतलब भी समझना है, साथ में आपको उससे रिलेटेड केस लॉज भी पढ़ने रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है वो भी पढ़ना रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि जो जजमेंट हमें पढ़ने की आदत रही है कि एक एक पैराग्राफ में हम जजमेंट पढ़ के खत्म कर देते थे, ऐसा आपको क्लैट में जब आप लॉ करने जाओगे क्लियर करके तो ऐसा आपको देखने को यूजुअली नहीं मिलेगा, बिकॉज एक जजमेंट मिनिमम 70-50 पेजेस का तो डॉक्यूमेंट होता ही होता है। अगर आप केशव नंदा भारती जैसे जजमेंट की बात करो जो कि 700 पेज का है, अपना साबरीमाला वर्डिक्ट हो गया, अपना राइट टू प्राइवेसी हो गया, ये जो जजमेंट्स हैं ये काफी वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पढ़ना, इनको समझना, इंटरप्रेट करना, ये जो है एक चैलेंज की तरह देखा गया कि लॉ स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली लॉ तो समझ जाते हैं लेकिन रीडिंग स्पीड नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी नहीं है। इस वजह से क्लैट के पैटर्न को सोचा गया थोड़ा सा चेंज करते हैं, ताकि ऐसे बच्चे आए जिनके पास रीडिंग स्पीड हो, नंबर वन, जिनका इंटरप्रिटेशन अच्छा हो, नंबर टू, और जो करंट अफेयर से अब्रेस्ट हो, जिनको करंट अफेयर्स का नॉलेज हो। तो आज का जो हमारा पैसेज है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज ये करंट अफेयर से ही है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज एस्पेक्ट क्लियर आपको समझाएगा, एक न्यूज से रिलेटेड आर्टिकल है, द गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो कोई लोड की बात नहीं है, आज से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज से हम सवालों को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आज से ही हम कोशिश करेंगे कि हम इन सारी चीजों की जानकारी जो है इस मीडियम के माध्यम से आपको दे दे और आपके लिए क्लैट की तैयारी को आसान कर दे। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, और अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स इन सब में शेयर कर लीजिए। सब मिलकर क्लैट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आई एम रियली श्योर कि अगर आपको 100% ना सही तो 80-85% की जो आपको एकदम पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए है, जो एप्टीट्यूड चाहिए है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, वो मैं आपको जरूर दे दूंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपका क्लैक 2021 का जो एज ये एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन जो है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
अब इस पैसेज को हम जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जिस स्पीड से पढ़ रहा हूँ यही स्पीड होनी चाहिए आपकी भी पैसेज को पढ़ने की। पर अभी मैं आपको एक सैंपल के तौर पे पढ़ के बताऊंगा, इसका इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। एंड रिमेंबर दैट प्रैक्टिस इज द what should I say, the brahmastra that we have. The more we practice, the better it is. The biggest bombshell in finance minister's budget speech lay in something the finance minister does not even have the authority to do: the proposed sale of a portion of government stake in Life Insurance Corporation of India (LIC). The announcement sent millions of anxious policyholders who have invested their lifelong savings in insurance and pension products of LIC, scurrying for information about what lay in store for them. Now, this is the reading speed that you have. Now, understand that, being a lawyer, I have read the passage, I have understood the passage while I was reading at that speed. So, let me interpret that for you. The biggest bombshell. What do you mean by bombshell? The biggest bombshell, मतलब something very unexpected, like came like a bomb, came like an attack. In the finance minister की budget speech में कुछ ऐसा था, कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोल दिया जिसके पास उनके पास भी जिसके लिए अथॉरिटी नहीं थी। अब उसमें क्या बोला उन्होंने? द प्रपोज्ड सेल, यानी कि बेचेंगे, किस चीज को बेचेंगे? द प्रपोज्ड सेल, एक गवर्नमेंट का स्टेक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, एलआईसी में गवर्नमेंट का कुछ स्टेक है जो कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो उसको कमिंग डेज में बेचेंगे। इस अनाउंसमेंट ने मिलियंस ऑफ एंग्जियस पॉलिसी होल्डर्स, अब पॉलिसी होल्डर्स किससे रिलेटेड हो सकते हैं? गवर्नमेंट से या एलआईसी से? ऑब्वियसली एलआईसी से, बिकॉज एलआईसी की पॉलिसीज जो है वो नॉर्मल पब्लिक खरीदती है। The announcements and millions of anxious policyholders, underline anxious policyholders, who have invested their lifelong savings in insurance and pension products of LIC. जीवन भर की पूंजी जो है इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स ऑफ एलआईसी में इन्होंने पॉलिसी होल्डर्स ने लगा दी थी। नाउ दे आर एंग्जियस, नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल द स्टेक्स ऑफ एलआईसी, right? Scurrying for information about what lay in store for them. Now, I'm not going to reveal the meaning of scurrying, but then remember this line: scurrying for information about what lay in store for them, because you will have one question from this difficult word, that is scurrying. It's not a regular word. It's unheard, right? Let's move to the second part. The passages are usually of 300 to 400 words. LIC is to be understood as sui generis in the world of finance. Nothing like it exists anywhere in the world, even in the era of a globalized finance. LIC is a classic example of how innovation for the greatest common good is possible, even in the game of finance. No government can sell off LIC right away because it is not structured as a company. It is uniquely structured as a corporation in which all profits, barring the 5% dividend paid to the government for its equity, are distributed to policyholders. Indeed, its structure as a trust, a giant mutual benefit fund, if you will, has given it a popular respect that is unrivaled since its inception in 1956. Extract the information that you can. If private financial sector behemoths that have acted recklessly are deemed too big to fail, LIC can be said to have been as too good to fail. The only support provided by the government has been intangible. In terms of the government's sovereign guarantee that backs policies LIC has issued in the last 64 years. Claim on that guarantee has never had to be made simply because LIC has been by far the biggest investor in the Indian market. Instead, on umpteen occasions, it has been commanded by the government of the day to either rescue the stock market from collapse or make investments in government undertakings such as the Indian Railways. It is virtually impossible to imagine any entity that makes no profit for itself, yet has the scale of operations that LIC has in the finance industry anywhere in the world. Given the extreme reluctance of Indian private industry to invest, which is a significant cause of the ongoing economic slowdown, it is extremely unlikely that any of them or even a consortium would have the stomach to buy LIC if or when it goes in sale. The announcement threatens the status of millions of policyholders. There are some crores LIC policyholders. How could the government change the term of the contract in the midstream? What would happen to LIC's assets over which the government can legally stake a claim to an extent of 5% only? So that's the end of the passage. At last, I have, gave you the source. It's from the front line, The Hindu.
So the front line is like the extension of the Hindu newspaper, wherein the opinions of learned people are usually taken on current issues. Now, understand the reading speed. Now, could you make out कि क्या reading speed होनी चाहिए आपके लिए, right? So could you understand that? रीडिंग स्पीड के साथ साथ आपको क्या और पता होना चाहिए? रीडिंग स्पीड के साथ साथ आपने यहाँ पे ये भी देखा होगा कि एलआईसी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन थी। एलआईसी के बारे में गवर्नमेंट जो है, पहले पैसेज में मैंने देखा था पहले पैराग्राफ में कि एलआईसी जो है वो गवर्नमेंट बेचने की तैयारी कर रही है, और यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अचंभित है इस समय कि भैया उनके साथ आखिरकार अल्टीमेटली क्या होने वाला है, राइट? तो आप लोग अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि रीडिंग स्पीड के साथ साथ आपका इंटरप्रिटेशन भी अच्छा होना चाहिए। पहला पैराग्राफ तो आप समझ गए थे स्पीड के साथ, क्या आपको दूसरे तीसरे चौथे पैराग्राफ में समझ में आया कि क्या चल रहा था कहानी में? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से उस पैसेज को देखेंगे, एक बार हम फिर से उस पैसेज को समझेंगे और एक एक बात को हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है? इतना लंबा ना हो आपके लिए ये सब चीजें, इसलिए बेटर होगा कि हम इसको शॉर्ट में समझें और आगे बढ़ते हुए, है ना? ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, LIC is to be understood as a sui generis, अंडरलाइन कर लीजिए आप sui generis को। sui generis जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड sui generis, टेढ़ा मेढ़ा मार्क हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। sui generis in the world of finance, इसके जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में एक ग्लोबलाइज फाइनेंस के दौर में भी। LIC एक क्लासिक एग्जांपल है किस तरीके से इनोवेशन जो है कॉमन गुड के लिए पॉसिबल होती है, इवन इन द गेम ऑफ फाइनेंस, जहां पे फाइनेंस में सिर्फ प्रॉफिट की बात होती है, यहाँ पे LIC एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि कॉमन गुड के लिए काम करती है। नो गवर्नमेंट, कोई सरकार है, कोई भी सरकार गवर्नमेंट LIC के स्टेक्स को बेच नहीं सकती है, बिकॉज ये एक कंपनी की तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अब कंपनी और कॉर्पोरेशन के बीच में आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करी है, बट देन अगेन यू सी, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये हम तब समझ पाएंगे जब हम इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे कि हमसे पूछा है कि नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है? ये बोल रहा है कि जो कंपनी है वो LIC जो है वो कंपनी की तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है, रादर देन इट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ कॉर्पोरेशन। और कॉर्पोरेशन भी ऐसी है जिसमें कि जो अपना सारा प्रॉफिट जो है, जो अपना सारा प्रॉफिट क्या करती है, बांट देती है, आर पेड टू द पॉलिसी होल्डर्स बारिंग द 5% क्लेम दैट द गवर्नमेंट हैज, यानी कि जो 5% स्टेक सरकार का है उतना ही मुनाफा उसको सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि सरकार की इक्विटी शेयर यानी कि शेयर उतना ही है। LIC के शेयर के बारे में, इक्विटी से रिलेटेड मतलब होता है शेयर, ठीक है, फाइनेंस की दुनिया में। तो शेयर सरकार का 5% है, उतना उसको सरकार को देना रहता है अपने प्रॉफिट से, बाकी 95% जो है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स में बांट, सॉरी, इंडीड एक स्ट्रक्चर है, इट वर्क्स एज अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है जो कि एक बहुत बड़े म्यूचुअल बेनिफिट फंड की तरह काम करता है, और इसको इसी वजह से एक पॉपुलर रिस्पेक्ट, पॉपुलर का मतलब यहाँ पे फेमस नहीं होता है, पॉपुलर का मतलब होता है जिसपे पब्लिक ज्यादा सपोर्ट करती है, राइट? Has given a popular respect that is unrivaled, unparalleled since its inception in 1956. Inception, mark the word inception. अगर प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्टर बेहेमॉथ्स क्या है ये देखेंगे, हैव एक्टेड रेकलेसली, आर डीम्ड टू बिग टू फेल, यानी कि प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज टू बिग टू फेल, LIC कैन बी सेड टू हैव बीन टू गुड टू फेल, ठीक है? टू बिग टू फेल, टू गुड टू फेल, मार्क दीज वर्ड्स। द ओनली सपोर्ट प्रोवाइडेड, सरकार की तरफ से सिर्फ एक और एक सपोर्ट आता है जो कि इनटैंजिबल है। अब टैंजिबल इनटैंजिबल सपोर्ट मतलब टैंजिबल जिसको आप छू सकते हो देख सकते हो, इनटैंजिबल जो सिर्फ महसूस कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटी दैट बैक्स पॉलिसीज, यानी कि ये बोल रहा है कि एक ही सपोर्ट है जो कि सरकार LIC को करती है। 5% का शेयर है, 95% पॉलिसी होल्डर्स के पास है, लेकिन वो 5% के शेयर के साथ साथ सरकार और क्या करती है, सरकार उसको सॉवरेन गारंटी देती है, यानी कि LIC एक ऐसी कंपनी है कि इसको बोलते हैं सरकारी है, सॉवरेन गारंटी है, सरकार की गारंटी है LIC की पॉलिसीज जो कि वो 64 साल से बनाते हुए आई है। A claim on that guarantee has never had to be made simply because LIC has been by far the biggest investor in the Indian market, right? मतलब उस गारंटी पे कभी भी सवाल नहीं उठाया है अभी तक, because LIC has been the biggest investor in Indian market. Instead, on umpteen occasions, underline umpteen occasions,
इट हैज बीन कमांडेड, यानी कि आप कुछ ऐसे ओकेजन्स में जो LIC है उसने इंडियन गवर्नमेंट को बचाया है। कैसे बचाया है? जो स्टॉक मार्केट है उसको कोलैप्स होने से बचाया है, राइट? जो ये अपना स्टॉक मार्केट है उसको कोलैप्स होने से बचाया है। गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज। अब ये बोल रहा है कि इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, ऐसा इमेजिन करना भी असंभव है टू एनी एंटिटी दैट मेक्स, कोई अपने लिए मुनाफा ना कमाए लेकिन फिर भी उसका ऑपरेशन इतना बड़ा हो जितना किसी भी फाइनेंस इंडस्ट्री का दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। Given the extreme reluctance of Indian private industry to invest, यानी कि extreme reluctance, यानी कि नहीं चाहते हैं इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हो रहा है। ये हाईली अनलाइकली है, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है दैट एनी ऑफ देम, यानी कि एक समूह भी मिल जाए या कोई भी प्राइवेट कंपनी मिल जाए, इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, ऐसा हो ही नहीं सकता है इनके पास इतनी कैपेसिटी हो, हैव द स्टमक, हैव द कैपेसिटी टू बाय LIC जब भी ये सेल पे जाएगी। ये अनाउंसमेंट जो है ये किसको थ्रेटन करता है, किसको डरा रहा है? पॉलिसी होल्डर्स को डरा रहा है, मिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, कुछ करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, राइट? देयर आर सम 4 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स, द वर्ड 4 हैज बीन मिसिंग, 4 करोड़ है, आई थिंक 40 करोड़ है, 40 करोड़ LIC पॉलिसी होल्डर्स। वुड द गवर्नमेंट, अब आखिरी में आपसे सवाल पूछ के इस प्रोसेस को खत्म कर दे रहा है, यानी कि आपके थॉट्स पे क्वेश्चन छोड़ के खत्म कर रहा है कि किस तरीके से सरकार जो है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को बीच में चेंज कर दे रही है, और LIC के एसेट्स का क्या होगा जिसमें कि सरकार जिसको बेचना चाहती है पर उसके पास सिर्फ 5% ही स्टेक्स हैं। अब ये तो हो गया हमारे पैसेज की कहानी। अब इस पैसेज को जब आपने देख लिया तो आपको ये चीज तो क्लियरली समझ में आ गई होगी कि इसको अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं था। अगर आप स्टार्टिंग है, अगर आप बिगिनिंग में है, तो ये आपके लिए इस पैसेज को समझना एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर आर सर्टेन टर्म्स लाइक यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इक्विटी, राइट? कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत समझ लोगे, लेकिन यही अगर आप साइंस बैकग्राउंड से और आप लॉयर बनना चाहते हो के लिए ये टेक्निकल टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज अंडरस्टैंड दैट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जब आप लॉयर बनते हो तब जाके डिफाइन होती है। लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट यू हैव टू स्टडी इवन द टैक्स लॉज, इवन द कंपनी लॉ, इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंश्योरेंस लॉ, राइट? सो ऑल दीज लॉज जो कि रिलेटेड हैं, ये आपको सब कुछ पढ़ने पड़ेंगे और आपको इनकी टेक्निकलिटीज भी पता होनी चाहिए। आगे जाके लॉयर बनने के बाद आप कौन सा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज चुनते हो ये आपके ऊपर है। So let's quickly deal with the questions that we have from the passage. I am sure that this is going to be again very interesting. ये जो सवाल है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मुझे भी पता है ये बात। चलिए देखते हैं हमारे किस तरीके के सवाल हैं। Based on the passage above, try to answer the questions that follow. Who is the current finance minister of India? This is from your current affairs. नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल। तो ये बहुत ही बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इतने बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं पर कई बार आ भी जाते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? हमारे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। राजनाथ सिंह हमारे होम मिनिस्टर है। अजीत डोभाल हमारे कोई मिनिस्टर नहीं है, एक पोस्ट है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये अमेरिका से सीखते हुए हमने अपनी कंट्री में भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट रखी है, अजीत डोभाल। तो हमारा जो आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है करेंटली? निर्मला सीतारमन। Based on the passage, question number 2, based on the passage, this is from English, try to answer the synonym of scurrying. अब ध्यान दीजिएगा, scurrying for information ये किसके लिए यूज किया था? पॉलिसी होल्डर्स के लिए यूज किया था। कई बार आपको जो वर्ड का मीनिंग है वो आपको लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा, अगर आप लाइन पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो तो फिर ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड लगाना चालू करो। अब यहाँ पे जो हम वर्ड देख रहे हैं, डॉडल, लोव, पसलिंग, लॉइटर, सारे अनकॉमन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या करें? देखो यहीं पे वोकैबुलरी का खेला जाता है। एक कॉपी बनाओ, इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो होते हैं उनके अनकॉमन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 5-5 लिखना चालू कर दो आज से ही। 3 वर्ड एवरीडे भी करोगे तो आप साल के अंत तक 365 इंटू 3 कितने सारे वर्ड्स कर चुके होंगे, इसका अनुमान आप लगा ही सकते हो। रफली रफली मोर देन 1000 वर्ड्स। अब मोर देन 1000 वर्ड्स के 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जोड़ लीजिए आप, तो 5000 से वो बन के 10,000 वर्ड्स बन जाते हैं। तो ज्यादा ध्यान रखिएगा, ऐसे ही वोकैबुलरी की तैयारी होती है, कोई अजूबा नहीं है, किसी को पूरी डिक्शनरी याद नहीं रहती है। लेकिन अनकॉमन और इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो होते हैं वही आपसे क्लैट के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम नॉर्मल अपनी डे टू डे दिनचर्या में बात करते समय इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लिखने पे आते हैं
तो यूज करते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग आपको काफी हेल्प करेगी, या कोई रेगुलर मैगजीन फॉलो करना आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ध्यान रख दीजिएगा कि कोई नॉवल पढ़ने से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि क्योंकि नॉवल एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेके आगे बढ़ता जाता है। उसको पढ़ के आपकी वोकैब अच्छी हो सकती है, आपका इंटरप्रिटेशन नहीं अच्छा होगा। करी, डॉडल, लोफ, बसलिंग, लॉइटर। अब डॉडल, लोफ, बसलिंग, लॉइटर ये सारे वर्ड्स रिलेटेड है बेसिकली टाइम से। डॉडल मतलब समय बर्बाद करना, लोफ मतलब धीरे चलना, समय बर्बाद करना, बसलिंग मतलब जल्दी जल्दी चलना, और लॉइटर का मतलब अगेन यू सो लॉइटरिंग अराउंड बोलते हैं ना टीचर्स, वेयर आर यू लॉइटरिंग अराउंड, वेयर वर यू लॉइटरिंग अराउंड, तो लॉइटर अराउंड मतलब अपना समय का किल करना। तो यहाँ पे जो वर्ड बसलिंग है वो चार ऑप्शंस में से अनकॉमन है, बाकी तीन जो है समय बर्बादी के हैं। बसलिंग जो है वो समय को जल्दी जल्दी हड़बड़ाना। तो स्करिंग और बसलिंग जो है वो आपस में सिनोनिम है। इस तरीके से आप समझ के भी आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन द पैसेज ट्राई टू आंसर द सिनोनिम ऑफ umpteen। umpteen occasions ये वर्ड आया था आपके पैसेज में, umpteen occasions। umpteen का मतलब क्या है यहाँ पे? काउंटेबल, लिमिटेड, स्क्वांडरिंग, इन्यूमरेबल। अगेन अगर आप पैसेज के उससे समझाओगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो उस चीज से तो आप ध्यान दो कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, अगेन हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। काउंटेबल गिना जा सकता है, लिमिटेड अगेन काउंटेबल से रिलेटेड है, लिमिटेड काउंटेबल गिना जा सकता है, स्क्वांडरिंग और इन्यूमरेबल। अब इन्यूमरेबल देखो पहले ए और बी से डिफरेंट मीनिंग का है, यानी अनगिनत। स्क्वांडरिंग का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। ठीक है। The umpteen occasions, on umpteen occasions, umpteen occasions क्या बताया गया? एलआईसी ने समय समय पे सरकार को बचाया है, उसके शेयर्स खरीद के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्टमेंट करके। तो umpteen का मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि लिमिटेड नहीं, अनगिनत ओकेजन्स में एलआईसी ने सरकार को बचाया है। तो दोनों तरीके से आप इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश कर सकते हो। तो umpteen का मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इन्यूमरेबल। राइट। लेट्स मूव टू पैसेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4। Based on the passage, try to answer the synonym of behemoth. The word behemoth in the passage was used in the context of private finance companies, right? So, too big to fail, behemoth, private companies, right? ये चीजें वर्ड्स आपको पैसेज में हमने अंडरलाइन करवाते हुए आया था। तो बेहेमोथ का मतलब क्या हो सकता है? मीगर, मीगर यानी बहुत छोटा सा, स्मॉल, कम। मैमथ, बड़ा, मैमथ लाइक एलिफेंट। सरमाउंटेबल, जिसको चढ़ाया जा सके, जिसको पाया जा सके। अब कोई भी चीज बहुत बड़ी होती है तो क्या आप उसको पा सकते हो? क्या उसको अचीव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। दैट बिकम्स इनसरमाउंटेबल। तो ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड हो चाहे लाइन के कंटेक्स्ट में समझना हो, हम इस तरीके से अपने सिनोनिम और एंटोनिम समझ सकते हैं। तो बेहेमोथ का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी, मैग्निफिसेंट हो, इट्स लाइक gigantic, monstrous. So that becomes the correct answer is behemoth, C, mammoth. Let's move to question number 4. Based on the information given in the passage, what is the biggest concern for pension policy holders? यहाँ से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो शुरू हो रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप कितना इसको रीड करके कॉम्प्रिहेंड कर पाए हो, ये इन सवालों से हम समझ जाएंगे। Based on the information, what is the biggest concern for pension policy holders? तो pension policy holders है, उनका biggest concern क्या है? Their profit due to privatization of LIC, उनका मुनाफा क्या होगा privatization के होने के बाद? Changes in their investment funds due to sudden privatization, other private companies buying out their secured money, government's uncertain guarantee to pension holders. अब यहाँ पे ये जो तीन चार ऑप्शन है ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, हमको सही सही समझ में आना चाहिए, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है वो काफी सही होना चाहिए। तो इस पैसेज में आपने ध्यान दिया होगा कि आपको क्या समझ में आया? इस पैसेज में आपको यही समझ में आया था कि जो प्राइवेट पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको बेसिकली उनको ये नहीं पता है कि जो उनके स्टेक्स हैं जो कि सरकार के पास नहीं है, बिक जाने के बाद सरकार उनका क्या करेगी, है ना। तो यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा है, इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो आपको कंफ्यूजिंग तो लगेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन ध्यान में लेके चलोगे तो आप समझ जाओगे कि भैया इसका आंसर जो है वो आंसर डी है। गवर्नमेंट अनसर्टेन गारंटी टू पेंशन होल्डर्स, सरकार की क्या गारंटी है रहेगी कि इनके जो पेंशन होल्डर्स हैं इनके पैसे का क्या होगा। अदर प्राइवेट कंपनीज बाइंग आउट देयर सिक्योर्ड मनी, इसके बारे में कहीं पे भी रेफरेंस नहीं था। चेंजेस इन देयर इन्वेस्टमेंट फंड्स ड्यू टू सडन प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में सडन प्राइवेटाइजेशन कहाँ हो रहा है? आपको बोल रहा था सरकार ऐसा करेगी। द प्रॉफिट ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं करेगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। उसके पहले 1 मिनट दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो ये बोल रहा है, बेस्ड ऑन द इन्फरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज द टर्म सुई जनरस इज डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग। सुई जनरस का मतलब क्या है? सुई जनरस बोल रहे थे किसके, एलआईसी के कंटेक्स्ट में यूज किया गया ये वर्ड है। ऑफ इट्स ओन काइंड, ब्लड एंड बोन, समथिंग यूजुअल, अनबिलीवेबल। अब ब्लड एंड बोन मतलब होता है, इट्स लाइक द यू नो द बैकबोन, राइट, समथिंग दैट फॉर्म्स द फाइनेंस इंडस्ट्री। समथिंग यूजुअल, वेरी कॉमन, अनबिलीवेबल, जिसको जिसको अविश्वसनीय। सुई जेनरिस, सुई जेनरिस एक लीगल मैक्सिम है, इसका जो अपना मतलब है वो बहुत यूनिक है। इसको आप डिक्शनरी में इसके सिनोनिम विनोनिम से नहीं कर रिलेट कर सकते। सुई जेनरिस का मतलब होता है यूनिक, वन ऑफ इट्स ओन काइंड। तो सुई जेनरिस का आंसर है ए, ऑप्शन ए। टेंशन मत लीजिए, अगर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह के कई सारे लीगल मैक्सिम्स जो हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा, इनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी और उनको आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। आपके रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे, तो आप हमारी लाइव क्लासेस जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूजुअली हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस जो हैं एवरी डे हम प्रैक्टिस कराते हैं और एवरी डे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी इजी हो जाएगी। तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए एंड में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और देखते हैं आपकी आगे की तैयारी कैसी होती है। So do not worry. Based on the information given in the passage, the government has authority to sell. Information जो दी हुई है passage में, सरकार के पास किसके लिए अथॉरिटी है? The 5% profit from annual revenue generated by LIC. अब ध्यान दीजिएगा, अथॉरिटी टू सेल पूछना है, अथॉरिटी टू सेल। प्रॉफिट शेयर करने की अथॉरिटी तो है ही, लेकिन सरकार को बेचने की अथॉरिटी कितनी है? 5% प्रॉफिट? नो। The 5% इन्वेस्टमेंट गारंटीड बाय एलआईसी टू द गवर्नमेंट, 5% का इन्वेस्टमेंट जो है एलआईसी कर रही है सरकार पे। क्या इस बारे में बात कही थी कहीं पे? एलआईसी ने सरकार पे 5% का शेयर इन्वेस्ट किया है या सरकार ने एलआईसी पे 5% का इन्वेस्ट किया है? यही देखिए, अगेन कॉम्प्रिहेंशन की बात है, फास्ट रीडिंग फास्ट कॉम्प्रिहेंशन। जितनी देर में आपको ये पैसेज समझा रहा हूँ इतना समय थोड़ी रहेगा आपके पास पैसेज को समझने के लिए, हार्डली 1 or 2 minutes। The 5% investment share contributed by the government towards LIC, only the amount owned by the policy holders. अगेन अगर आप इस पैसेज को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज राइट। So this again, C is the correct answer, whereas the only amount owed by the policy holders, इसके बारे में बात करी नहीं थी। एलआईसी ने इन्वेस्ट करा नहीं है 5%, प्रॉफिट को बेचने की बात नहीं हुई थी, प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। There is an apparent comparison made between too big to fail and too good to fail. Based on the inference drawn from the passage, other private insurance companies have huge capital expenditure and annual turnover to relinquish। यानी कि उनके प्राइवेट कंपनीज के पास बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बहुत बड़ा एनुअल टर्नओवर है, यानी इनकम बहुत ज्यादा है एनुअली खत्म करने के लिए। relinquish जो वर्ड है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, राइट। हैव सॉवरेन सिक्योरिटी गारंटीड बाय द स्टेट्स एक्सचेकर, यानी कि स्टेट के पास जो फंड है उससे इसको सॉवरेन सिक्योरिटी मिल रही है। किसको मिल रही है? प्राइवेट कंपनीज को। प्राइवेट कंपनीज और एलआईसी के बीच में जो एक कंपैरिजन किया था, टू बिग टू फेल, टू गुड टू फेल, इसका कंटेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भैया ऑथर का इन वर्ड्स को यूज करने के पीछे मतलब क्या हो सकता है। दो ऑप्शन हमने देख लिए, आगे देखते हैं। have large public trust and acclaim, not easy to be sold off। प्राइवेट कंपनीज के पास बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट है, they are very popular, पब्लिक डिमांड है, which is not really easy to be sold off to anyone else। have huge capital investment and profit backup। now this again, see, uh, too big to fail, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, इससे आप क्या समझते हो? यानी उनका एसेट जो है बहुत ज्यादा है, उनका प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा है as compared to LIC। so they have huge capital investment and profit backup। बाकी तीन ऑप्शन जो है, आप अगर आप ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देखना, रिवीजन करना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लासेस को वापस से जाके दोबारा से पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पैसेज की जो लिंक है, पीडीएफ वाली जो लिंक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पैसेज आप देखिएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो हमारा गूगल ड्राइव की लिंक मैं आपको दूंगा, उसमें कई सारे ऐसे प्रैक्टिस पेपर्स रहेंगे, तो आप उन प्रैक्टिस पेपर्स को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे सेशन ज्वाइन करिए, हम आपसे वो चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे।
According to the author's narrative, author के narrative के हिसाब से LIC is the backbone for Indian financial market because reason पूछ रहा है LIC जो है वो backbone है Indian financial market की क्यों? It makes minimum profit at the cost of heavy investments. बहुत कम प्रॉफिट कमाता है हेवी इन्वेस्टमेंट्स करने के बावजूद. इट हैज द लार्जेस्ट स्केल ऑफ ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड. याद रखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट की बैकबोन क्यों है वो पूछ रहा है. क्या ऑपरेशंस बड़े हो जाने से फाइनेंस मार्केट का ऑपरेशंस मतलब लोग ज्यादा हो गए, कई सारे प्रोसेसेस हो गए, कई सारा काम करने लगी LIC, क्या फाइनेंशियल मार्केट की बैकबोन बन जाएगी? फाइनेंशियल मार्केट की बैकबोन कोई तभी बनेगा ना भाई जब कई लोग की जो फाइनेंस जो है वो सिक्योर्ड है, कई लोग के फाइनेंसेस सिक्योर्ड हैं, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है, पब्लिक ट्रस्ट पे काम कर रहा है, अभी तो फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट तो पब्लिक ट्रस्ट और शेयर पे ही चलती है, प्रॉफिट पे ही चलती है. It has made huge public investments and acts as a fiscal shock proof. अब एक पैसेज में आपको बताया गया था कि जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. दूसरे पैसेज में आपको दूसरे पैरा में ये भी बताया गया था कि कई बार सरकार को इसने बेल आउट किया है ऐसी सिचुएशन से जहां पे कि सरकार असमर्थ हो गई थी अपने आप को बचाने में. प्राइवेट कंपनी हैज इनफ कैपिटल टू बाय इट आउट. अब अगेन ये चार ऑप्शन जो है इसमें एक तो एब्सर्ड ऑप्शन रहती है जिसमें डी इज द एब्सर्ड ऑप्शन. तीन ऑप्शंस ये ए बी सी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसमें जो ऑपरेशन से रिलेटेड वाला है वो भी मैंने आपको कट आउट कर दिया था. मिनिमम प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ हेवी इन्वेस्टमेंट्स ये बैकबोन नहीं हो सकता इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की. अगेन जो है आपका इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, करंट अफेयर्स, लीगल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, सारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऐसे पैसेजेस को. Right. So I think C is the right answer. What do I think? I mean, why do I think C is the right answer? Right. Passage has been failed by me itself. So, and I mean, the questions have been framed by me. Passage is gone from the into front, right? Let's quickly move to the last question. Based on the passage, what is the tone of the author? Now, understand this question. ये question बहुत ही common है English में. Tone of the author पूछता है कि आखिरकार author पैसेज में किस तरह का ओपिनियन रख रहा था. क्रिटिकल था, सब्जेक्टिव था, अप्रिशिएट कर रहा था, वाहवाही कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था, गुस्से में था, इंक्विजिटिव था, सवाल कई सारे पूछ रहा था, जनता को जगाना चाहता था अपने पैसेज से. इस तरह का जो टोन ऑफ द ऑथर यानी इंटेंट ऑफ द ऑथर टू राइट द पैसेज टू द जनरल पब्लिक, वो आपसे पूछा जाता है टोन ऑफ द ऑथर. दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी, राइट? Because the options that you see over here are very, very uncommon. Indignant, acerbic, commiseratic, and biased. What is the tone of the author? Right, the tone of the author becomes a very peculiar question. मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन कई बार क्या है, टोन ऑफ द ऑथर के जो सिनोनिम्स हैं, जो कि वर्ड्स यूज होते हैं टोन ऑफ द ऑथर के लिए, अगर आपको वो सब नहीं पता है, अगेन दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए हैं, इंडिग्नेंट, असेर्बिक, कमिसरेटिक एंड बायस्ड. बायस्ड तो नहीं था. बायस्ड होता है जब दो ओपिनियन लेके चले और किसी एक को फेवर करे. यहाँ पे दो ओपिनियन लेके नहीं चल रहा है. पैसेज में शुरू से ही ऑथर ये बोल रहा है कि भैया LIC नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए. क्यों नहीं बिकना चाहिए, या सरकार के पास अथॉरिटी क्यों नहीं है उसको बेचने की, इसके ग्राउंड जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है ऑथर. करेक्ट. तो बायस्ड तो नहीं था, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है. इसके बाद ऑप्शन ए बी सी में आ जाए, असर्बिक, इंडिग्नेंट और कमिसरेटिक, इनका मतलब मैं आपको समझा, तब शायद आप जाके इसका पैसेज का जो टोन ऑफ द ऑथर है वो समझा पाओ. देखो, इंडिग्नेंट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में था. ही वाज वेरी एंग्री, वेरी लाइक ऐसा नहीं कर सकता, ये कैसे कर रहे हैं, ऐसा कोई टोन दिख रहा था क्या आपको पैसेज में जब मैं पैसेज पढ़ रहा था? तो इस तरह की टोन भी नहीं देना. ही वाज नॉट वेरी एंग्री, राइट? ही वाज गिविंग लॉजिकल रीजंस कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए. कमिसरेटिंग का मतलब हो जाता है बहुत दुखी था, एम्पैथाइज कर रहा था. आप एम्पैथाइज किससे करेगा भैया? जिसका शेयर बिक रहा हो, पॉलिसी होल्डर्स. पॉलिसी होल्डर्स के प्रति क्या, आई मीन, was he empathetic, was he sympathizing the policy holders कि आखिरकार इनका क्या होगा? सिर्फ एक पॉइंट ही तो बताया था policy holders का कि they are very anxious about how their stakes are going to be sold out, or what is going to be the government is going to do with the investment that they have made. So यहाँ पे उनके लिए I mean बहुत ज्यादा दुखी नहीं था होता. एक पॉइंट नैरेटिव रखा था, लेकिन उसके अलावा LIC के कई सारे नैरेटिव्स थे जो कि ऑथर ने इस पास रखे थे. उसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके लिए यूज किया है, acerbic. What do we mean by acerbic? Acerbic का मतलब होता है distaste, like not really appreciating something. I'm very acerbic to certain kind of people who really talk too much. Acerbic मतलब मैं दूर रहता हूँ, मैं appreciate नहीं करता. Acerbic का जो मतलब है यहाँ पे, tone of the author, क्या ये acerbic थी? हाँ. क्यों?
क्योंकि ऑथर ने पूरे पैसेज में ये बताया कि भैया वो जो डिसीजन है फाइनेंस मिनिस्टर का, प्रपोज्ड टू सेल ऑफ द स्टेक्स, जो कि उनके पास है ही नहीं। ऑथर बोल रहा था कि ये आखिरकार कर कैसे रहे हैं। आखिरी में पैसेज में आपसे दो सवाल पूछ रहा है कि मिडिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आप बीच समय में ऐसा कैसे कर सकते हो, और उन पॉलिसी होल्डर्स का क्या होगा, राइट। तो ये जो था कि ये सवाल पूछ के बेसिकली अपना डिसलाइक, डिस्टेस्ट टुवर्ड्स द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आपको इस पैसेज में बताना है। सो आई थिंक acerbic is the right answer. So the correct answer to this particular question becomes acerbic, right? So this is the right answer. For any further discussion, you can either comment down on the video, or you can directly contact me on this given number. I am Advocate Harshvardhan Tripathi, and I am going to work with you, through you, for all the time that you are trying to appear in your CLAT 2021. Even if you are not ready to attempt in 2021 and you have juniors, you can share the video to them. You can subscribe to the channel where you are finding the video. You can subscribe to the channel, and in that channel, we will be regularly updating the videos so that they are really helpful for you in your preparation. So I wish you all the very best. Hustle hard. Do not give up that easily. CLAT is really doable. There was a lot of criticism that the CLAT examination was facing कि भैया ये legal section हटा दिया है, अब जो बच्चे आएंगे उनको लॉ का नॉलेज नहीं रहेगा। तो क्लैट के एस्पिरेंट्स को लॉ का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बिकॉज 5 साल उनको लॉ ही पढ़ना है। उनके पास जो होना चाहिए वो स्किल सेट होना चाहिए, रीडिंग का स्किल सेट, इंग्लिश के प्रति जो है उनकी रुचि थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, इंग्लिश को समझने की क्षमता उनकी ज्यादा होनी चाहिए। बड़े बड़े पैसेजेस रहेंगे, बड़े बड़े केस लॉज रहेंगे, उनको समझना, मूड कोट करोगे आपको आर्ग्यू करना रहेगा। बड़े बड़े पैसेजेस में इंफॉर्मेशन चूज आउट करके आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो समझनी रहेगी, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना रहेगा, इंटरप्रेट करना रहेगा। ये सारी स्किल्स जो है वो तभी आएगी जब आप इंग्लिश को समझोगे, इंग्लिश से प्यार करोगे, रीडिंग स्पीड बढ़ाओगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, कोई एक जनरल न्यूज़पेपर फॉलो करोगे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए ये भी वीडियो लेके आ पाए कि हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। आई थिंक द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन न्यूज़पेपर इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स दैट इंडिया हैज। यू कैन फॉलो एनी ऑफ दीज टू न्यूज़पेपर्स। लेकिन आपके लिए स्टार्टिंग डेज में इनको समझना जो है इतना आसान नहीं रहेगा। ये काम हम आपके लिए आसान कर देंगे। अगर आप चाहते हो ऐसा कोई सेशन तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करो। There are a lot of videos that are not there on the channel, but I have made particularly for the students जो कि interested हैं इन चीजों को जानने के लिए। तो हम आपसे WhatsApp पे उन चीजों को शेयर करेंगे। Alright? So stay tuned to the channel, subscribe to the video, subscribe to the channel, click the bell icon, and share the video among your friends. I hope this video was really helpful for you all. Stay tuned. All the very best. I hope you do wonders in your class.